गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री का पिलर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पिलर का नाम हमने रखा था राइज ऑफ रीजनल स्टेट। इसका मतलब है स्थानीय राज्यों का उदय। जैसा कि आपके पहले के लेक्चर में देख चुके हैं, जो हम लोग को 60 मिनट्स वाला लेके आए थे, उसमें हमने 10 पिलर का डिस्कशन किया था। और इस लेक्चर को सुनने के बाद, जब ये लेक्चर भी हमारा 3 से 4 पार्ट में आएगा, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री बिल्कुल आपके लिए एक बहुत आसान काम बन जाएगा। तो इस लेक्चर तक आखिरी तक बनी रहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस पूरे लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरा लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ठीक, तो आज हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा, राइज ऑफ रीजनल स्टेट पिलर सेकंड। जैसा कि हमने पहले के लेक्चरों में आपको बताया है कि इतिहास बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल इवेंट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। एक कालखंड में अलग अलग जगह पर अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं और वो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पिलर 1 का जो हमारा नाम था, पिलर 1 को जो हमने बोला था दैट इज डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल या डिक्लाइंस ऑफ मुगल। और जो हमने टाइम फ्रेम देखा था, डेथ ऑफ औरंगजेब से लेके कब तक, 1857 तक। अब इसी टाइम फ्रेम में हम दूसरा फैक्टर देखने वाले हैं दैट इज पिलर 2 में राइज ऑफ रीजनल स्टेट का। मतलब इसी टाइम फ्रेम में औरंगजेब की डेथ के बाद हम आगे की कहानी सुनेंगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब देखो, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स को अगर हम इसमें 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। तो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, अगर हम रीजनल स्टेट्स की बात करें तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बोलते हैं हम सक्सेसर स्टेट, ठीक, मतलब उत्तराधिकार वाले राज्य। दूसरा हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्य। और एक होता है हमारा न्यूली क्रिएटेड स्टेट। ठीक है, तो हम 3 पार्ट में, इसको याद रखने का तरीका SIN। तो आज के इस पार्ट में हम केवल सक्सेसर स्टेट को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? सक्सेसर स्टेट को डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, दी सक्सेसर स्टेट। तो अगर सबसे पहले हम इसे डिफाइन करें तो सक्सेसर स्टेट का मतलब क्या होता है वो समझ लें आप पहले। ठीक है, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, these were the state who founded the independent kingdom but within the sovereignty of Mughal Empire। इन्होंने मुगल साम्राज्य के संप्रभुता में ही क्या करा था, अपने आप को क्या कर लिया था, इंडिपेंडेंट कर लिया था। दूसरा पॉइंट इसमें आप नोट कर सकते हैं, दीज वर दी ओल्ड मुगल provinces directly under the control of Mughal authority। मतलब ये मुगलों के वो पुराने सूबे हुआ करते थे जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में रहा करते थे। ठीक, तो ये उसमें से हम नाम किस किस का लिख सकते हैं, हम यहां पर नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम आएगा कार्नेटिक,
कार्नेटिक, कार्नेटिक, कार्नेटिक के बाद हमारा दूसरा नाम आएगा बंगाल, बंगाल, और तीसरा नाम आएगा अवध, अवध, और चौथा जो नाम आएगा दैट इज हैदराबाद, हैदराबाद। तो हमको आज के जो लेक्चर में हम चारों का राइज देखेंगे। कार्नेटिक और याद करने का तरीका आप देख सकते हो, CBAH, ये जो चार स्टेट है फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सक्सेसर स्टेट, ये सक्सेसर स्टेट की कैटेगरी में आएंगे। तो अभी हमारा जो हम अभी जो पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो पहला स्टेट की बात करेंगे वो है कौन सा, कार्नेटिक, 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 ठीक है। और कार्नेटिक का जो फाउंडेशन हम ईयर मानते हैं 1710 AD मानते हैं, और इसमें नाम आता है तुम्हारा नवाब, नवाब, नवाब सादतुल्ला, नवाब सादतुल्ला खान। आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें कार्नेटिक की, अगर हम बात कर रहे हैं तो आप मैप के माध्यम से देखो इस चीज को। ये हमारा ये वाला जोन जो है, ये आपका कार्नेटिक वाला क्षेत्र आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको आरकोट इसकी कैपिटल दिख जाएगी, ठीक। फिर आपको तंजौर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एरिया, त्रिशनापल्ली, ठीक। और ये आपको पूरा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला हमारा कार्नेटिक क्षेत्र कहलाता है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो लोकेशन की बात करें, लोकेशन, लोकेशन, सो बेसिकली रीजन, रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया laying between ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, मतलब ये वो वाला पार्ट है जो हमारे बंगाल की खाड़ी और हमारे ईस्टर्न घाट के बीच का हिंटरलैंड आता है। अब इसको आगे हम इसका उदय होने से पहले हम कुछ और बात करेंगे। ये थोड़ा सा आपको मिडिवल हिस्ट्री में पता होगा कि लगभग लगभग जब मुगल साम्राज्य हुआ करता था तो उनका दक्षिण का अभियान काफी फेमस रहा है। तो हम ये घटना बात कर रहे हैं 1886 के आसपास की। यहाँ पर क्या हुआ था, मुगलों का बीजापुर पे, बीजापुर पर क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। बेसिकली यहाँ पर पहले विजयनगर के जस्ट ऊपर एक बहामनी किंगडम हुआ करता था। तो बहामनी किंगडम जब 5 पार्टों में टूटा तो उनके जो 5 पार्ट हुआ करते थे, तो उन 5 पार्ट में नाम आ जाता है आपका बीजापुर, बिरार, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर। तो ये इसमें से जो बीजापुर है ये 1686 में मुगलों के पास आ गया था। और इसी समय 1887 में गोलकोंडा, गोलकोंडा, गोलकोंडा पे भी क्या हो गया था, मुगलों का आधिपत्य हो गया था। तो प्रशासन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने क्या करा था, एक डेक्कन प्रोविंस बनाया था, डेक्कन, डेक्कन प्रोविंस, प्रोविंस, प्रोविंस को हिंदी में हम बोलते हैं सूबा, डेक्कन प्रोविंस बनाया था, ठीक है। अब जब डेक्कन प्रोविंस, ये जब हमारा डेक्कन प्रोविंस बन गया था मुगलों के अंडर, तो प्रशासन के लिए क्या बनाया था, डेक्कन प्रोविंस बनाया था। अब अगर फाउंडर की अगर बात करें तो फाउंडर में हमने यहाँ पर लिख ही चुका है, फाउंडर कौन है, नवाब साहदुल्ला खान, नवाब साहदुल्ला खान नाम आता है, ठीक। तो इसमें आपको एक पॉइंट और नोट करना चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन, दिस द प्रोविंस, द प्रोविंस, प्रोविंस ऑफ कार्नेटिक, कार्नेटिक came under the authority of Deccan region, Deccan region, Deccan region, that is Nizam of Hyderabad, Nizam of Hyderabad। इसकी कैपिटल आरकोट, आरकोट, आप ये मैप में देख सकते हैं, दिस इज द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक, आरकोट। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, इनके, अब ये जो हमने ये जो लिखा हुआ है, जो इनके फाउंडर है नवाब, इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो इनके टाइम पीरियड हो जाता है 17
10 से लेकर 1732 तक। तो शहादुल्ला खान के बाद जो इनके सक्सेसर होंगे, अगर हम सक्सेसर की बात करें, इनके सक्सेसर लिख लीजिए आप, सक्सेसर सक्सेसर जो हुए वो दोस्त अली हुए हैं, दोस्त अली, दोस्त अली। और इनका टेन्योर रहा है 1732 से 1740। ठीक है। और यहां पर भी आपको एक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में ध्यान रखना है कि इन दोस्त अली के जो दामाद हैं, दामाद उन दामाद का नाम है चंदा साहेब, चंदा साहेब, चंदा साहेब। ठीक। तो सक्सेसर के बाद हुआ क्या, देखो मेन जड़ कहां से, लड़ाई कहां से स्टार्ट हुई है। लड़ाई की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट ऑफ दोस्त अली एज अ सक्सेसर was done without prior approval of his superior। इनके सुपीरियर कौन थे, निजाम। निजाम से बिना पूछे इनको क्या बना कर दिया गया, सक्सेसर। और यही कारण रहा था, इसी कारण ये बात निजाम को पसंद नहीं आई, तो इसीलिए निजाम एडवाइज्ड द मराठा टू इन्वेड कार्नाटिक। तो निजाम ने मराठाओं को बोला और उन्होंने कार्नाटिक को इन्वेड कर दिया। ठीक। और ये घटना अभी आगे फॉलो होती है इन 1740। मराठा इन्वेडेड कार्नाटिक डिफीटेड एंड किल्ड दोस्त अली को क्या कर दिया, मार दिया। और इनके जो दामाद थे, जिनको हमने बोला था चंदा साहेब, इनको प्रिजनर बना के ले गए। और कहां पर ले गए, सतारा ले गए, सतारा लेकर चले गए। ठीक। अब दोस्त अली मारे जा चुके हैं, इनके जो दामाद हैं चंदा साहेब जा चुके हैं। तो इस क्रोनोलॉजी में अगर हम आगे बात करें, तो लेटर द कार्नेटिक had provided an opportunity to East India Company to interfere in Indian politics। ठीक है। तो जो कार्नेटिक में सक्सेशन को लेके जो विवाद हुआ, और इस सक्सेशन को लेके जो विवाद हुआ, इस कारण से ब्रिटिशर्स को और फ्रेंच को इंडियन नेटिव पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं। द कार्नेटिक वॉर कब से कब तक, 1744 से 1763, 3 कार्नेटिक वॉर हुए हैं। was fought between the French and English। देखो, ये हम राइस की जो हम इस पिलर में बात कर रहे हैं, तो हमको राइस में कार्नेटिक के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि कौन फाउंडर था, दोस्त अली के सक्सेसर को लेके क्या पंगे हुए थे, और उनके चंदा साहब दामाद को वहां से क्या किया गया था, मराठा द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। अब इसकी जो आगे की कहानी है, क्योंकि आगे की कहानी हम इसको थर्ड पिलर में पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो कार्नेटिक वॉर बेसिकली फॉट बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच, और इनका भी क्या कारण था, देखो इसके लिए हम आगे हमको थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री का एंगल जाना पड़ेगा। दैट इज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो वो पहले से ट्रेडिशनल इनकी दुश्मनी हुआ करती थी, तो वहां पर इंग्लैंड में लड़ते थे, इंग्लैंड और फ्रांस में लड़ते थे, और उसका प्रभाव आपको इंडिया में देखने को मिलता था। लेकिन जो सेकंड कार्नेटिक वॉर हुआ था, उसकी परिस्थितियां हमारे भारत की राजनीति में ही क्या थी,
उसके रूट्स आपको भारत में ही मिलते हैं, भारत की टेरिटरी में ही देखने को मिलते हैं। तो सक्सेशन को लेके जो वॉर हुआ था, तो ये चीज आपको कार्नेटिक में भी देखने को मिल जाएगी और हैदराबाद में भी देखने को मिल जाएगी। तो हम ये कार्नेटिक वॉर को सेपरेटली, हम जब ये पिलर पढ़ेंगे, कौन सा वाला, थर्ड पिलर में जाएंगे, जब हम एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे, जब स्पेसिफिकली हम फ्रेंच पढ़ेंगे, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी पढ़ेंगे, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। और चंदा साहिब के बाद किस तरीके से अनवरुद्दीन का नाम आता है, मुजफ्फर जंग का नाम आता है, और किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, ये थर्ड पिलर का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो जैसे सादुल्ला खान हो गए, दोस्त अली खान हो गए, सफदर अली हो गए, अनवरुद्दीन हो गए, चंदा साहिब हो गए, मोहम्मद अली खान हो गए, ये सब हम कार्नेटिक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। जब थर्ड पिलर पढ़ाया जाएगा आपको, तो मैं यहाँ से जो कार्नेटिक वाला एंगल है वो मैं यहीं से को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाऊंगा, यहाँ पर यहीं इसी पॉइंट से हम उसको उठाया जाएगा। तो ये सब हमने करके इसके बारे में देख लिया, कार्नेटिक के बारे में देख लिया। तो कार्नेटिक के बारे में हम बोल सकते हैं कि कब इसको कब फाउंडेशन रखा गया था, 1710 में रखा गया था। अब हमारा जो अगला स्टेट निकल के आता है, अगले स्टेट की हम बंगाल की बात करते हैं। अगला स्टेट हमारा कौन सा होगा, बंगाल होगा। हमारा अगला स्टेट हमें जो पढ़ना है वो बंगाल पढ़ना है। अगला स्टेट हम बंगाल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बंगाल को पढ़ने के लिए हम वही बात कर सकते हैं कि मुगलों के टाइम पर ये जो क्या बोलते हैं, बंगाल भी एक सूबा हुआ करता था। आप चाहो तो लिख लो, क्या था ये, क्या था, मुगलों के टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल्स, मुगल्स क्या हुआ करता था, ये भी एक सूबा हुआ करता था, सूबा हुआ करता था। ठीक है, अब अगर बंगाल को के लिए एक पॉइंट आप पहले लिख लीजिए यहाँ पर, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल कौन थे, मुर्शिद कुली खान थे, मुर्शिद कुली खान। और बंगाल का फाउंडेशन कब रखा गया, 1717। मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान के, मुगलों के टाइम पर ये जो बंगाल सूबा हुआ करता था, तो मुर्शिद कुली खान को 1700 में यहाँ का क्या बनाया गया था, दीवान बनाया गया था, दीवान बनाया गया था। ठीक है, और 1717 में जो फर्रुखसियार, जो लेटर मुगल रहे थे, उन्होंने क्या करा था, फर्रुखसियार ने किसको, फर्रुख फर्रुखसियार को क्या मान लिया था, बंगाल का नवाब मान लिया था। तो मुर्शिद कुली खान, ये नाम आपको याद रखना है, मुर्शिद कुली खान। इसमें कुछ नाम आपको और आगे आएंगे, मुर्शिद कुली खान हो गया, अलीवर्दी खान हो गया, ये आगे अपन क्रोनोलॉजी में देखते हुए चलेंगे। तो इनके लिए क्या होता है, कैपिटल शिफ्ट, कैपिटल शिफ्ट, कैपिटल शिफ्ट कहां से, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। ठीक, अगर आप मैप के माध्यम से इसको देखना चाहते हो तो आप मैप के माध्यम से इसको भी देख सकते हो। मैं मैप दिखा देता हूं आपको, ये देखो बंगाल का मैप। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ढाका, और ये है मुर्शिदाबाद। और उस टाइम का जो बंगाल है, उस टाइम के बंगाल में आपका बिहार वाला रीजन भी आता था और उड़ीसा वाला भी रीजन आता था। और जो आज हमारा जो हमारा वेस्ट बंगाल है, उस टाइम का ईस्ट बंगाल, जो कि हमारा क्या था, बांग्लादेश हो चुका है आज, ये भी पूरा रीजन काय में आता है, ये उस टाइम के बंगाल वाले सूबे में आता था। ये पूरा बंगाल का सूबा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, ये मुर्शिद कुली खान था, जो मुर्शिद मुर्शिद कुली खान। ठीक, इसको ये समझ थी, ये समझता था, इसकी अंडरस्टैंडिंग थी कि गवर्नमेंट की इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट डिड नॉट रिसीव एनी रियल इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। इनको भू राजस्व से बहुत ज्यादा इनकम नहीं होती थी। इनका जो इनकम का साधन हुआ करता था, ठीक है, जो भी इनकम होती थी वो कहां से आती थी, कस्टम ड्यूटी से आती थी, कस्टम
वेट, ठीक है, जो भी इनकम आती थी कस्टम ड्यूटी से आती थी। ठीक, अब इस समस्या के को रिजॉल्व करने के लिए मुर्शिद कुली खान ने दो मेजर लिए। क्या समस्या थी कि इनको पता था कि हमारे बंगाल की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, कोई रियल इनकम गवर्नमेंट के पास आ नहीं रही है। ठीक है, इसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या करा, इन्होंने जितने भी, और उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि इनकम क्यों नहीं आ पा रही थी रीजन में, कि जो पूरा की पूरा रीजन था, पूरा की पूरा रीजन हुआ करता था, जो उसमें सारी के सारी जो लैंड थी वो ऑफिसर्स को एज ए जागीर के रूप में दे रखी थी। ठीक है, और जागीर मतलब जागीर ऑफिसर्स को दे दी, और मतलब सैलरी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस समस्या से रिजॉल्व करने के लिए मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, रिज्यूम्ड ऑल द जागीर्स एंड कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू खालसा खालसा लैंड। इसने काय में कन्वर्ट कर दिया, खालसा लैंड। खालसा लैंड का मतलब होता है स्टेट लैंड, स्टेट लैंड। ठीक, और दूसरा इन्होंने क्या किया, ही अबॉलिज्ड जागीरदारी जागीरदारी सिस्टम एंड रिप्लेस इट विद द रेवेन्यू फार्मिंग इसको हम इजारा फार्मिंग बोलते हैं, इजारा फार्मिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम था। क्या था, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का, टू कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने कुली खान ने जनरली इस काम के लिए किसको प्रेफरेंस दिया, हिंदुओं को प्रेफरेंस दिया। और बाद में ये थर्ड और फोर्थ जनरेशन के बाद, ठीक है, यही लोग क्या कहलाए, जमींदार कहलाए। ठीक, अब ये जब ये सा सिस्टम हो गया, जब हमारा अब कौन सा जागीरदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, रेवेन्यू फार्मिंग पिक्चर में आ गया। ठीक, तो डिलीट कर दो। ठीक है, रेवेन्यू फार्मिंग आ गया, तो इस कारण से बंगाल में एक नई क्लास का जन्म हुआ, न्यू क्लास ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी अरिस्टोक्रेसी ठीक है, न्यू क्लास ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी इमर्ज्ड इन बंगाल whose position whose position later confirmed by permanent settlement in 1793। ठीक, मतलब इन्होंने क्या करा, जागीरदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, उसकी जगह एक नया सिस्टम लेके आ गए, उसमें हिंदुओं को प्रेफरेंस दिया गया, और बाद में हमारे पास एक नई क्लास देखने को मिलती है जिनकी पोजीशन और सुदृढ़ हो गई थी, कब, परमानेंट सेटलमेंट में। जब हम इनके आगे का इकोनॉमिक पॉलिसीज पढ़ेंगे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में एक चीज और बोली जाती है, कुली खान के बारे में क्या बोला जाता है, कि ये बीइंग रूथलेस, क्या था, रूथलेस इन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू मतलब बेसिकली लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था। किसके लिए, जमींदार वर्ग के लिए और पीजेंट के लिए, जमींदारों के लिए और किसानों के लिए। ठीक है, तो इस कारण से इसका प्रभाव क्या हुआ, इसके कारण द हाउस ऑफ जगत सेठ केम इनटू फोर्स। मतलब बेसिकली जगह सेट मतलब आप यहां से क्या है, पैसा किराए पे ले लो, उस तरीके का सिस्टम। ठीक है, तो मुर्शिद कुली के समय में, या ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुर्शिद कुली, बंगाल की स्थिति थोड़ी सी सुधर गई। मुर्शिद कुली के बाद अगला जो सक्सेसर आया है, उनका नाम है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, दूसरा है सुजाउद्दीन
मोहम्मद खान। और इनका टेन्योर 1727 से 39 रहा है। और ये कौन थे? ये मुर्शिद कुली खान के दामाद थे, दामाद, सन इन लॉ, सन इन लॉ। ठीक, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जो नाम आता है सरफराज खान का आता है, सरफराज खान का नाम आता है, सरफराज खान। सरफराज खान कौन थे? ये दामाद के बेटे थे, सन ऑफ सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक, और उसका जो चौथा नाम आता है अली वर्दी खान का नाम आता है, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का नाम आता है। अली वर्दी खान का जो टाइम पीरियड है 1740 1742-56, इस पीरियड में किसका नाम आता है? अली वर्दी खान का नाम आएगा। अब अली वर्दी खान ने मुगल ये मतलब किस तरीके से गद्दी को हथियाया, तो उसके लिए हम एक पॉइंट लिखते हैं, इसको मैं रब कर दूं। तो एक इवेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ गेरिया, बैटल ऑफ गेरिया। कब का? ये 1740 का है। इस इस इवेंट में क्या हुआ? बैटल ऑफ गेरिया, इस युद्ध में अली वर्दी खान ने किसको? सरफराज को हरा दिया और खुद बंगाल की गद्दी पर बैठ गया। और अली वर्दी खान के टाइम पर, अली वर्दी खान के टाइम पर क्या हुआ था? इन्होंने क्या करा था? मुगलों को एनुअल ट्राइब्यूट देना भी बंद कर दिया था। तो ड्यूरिंग द, आप ऐसा पॉइंट लिख सकते हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ अली वर्दीन खान, वर्चुअल वर्चुअल break with the Mughals because the payment of annual tribute to Mughal emperor was not visible। देखो होता क्या था कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट देमसेल्फ बट विद इन द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर। तो ये एनुअली इनको कुछ ट्राइब्यूट दिया करते थे, लेकिन अली वर्दी खान के टाइम तक आते आते इन्होंने ये जो ट्राइब्यूट जो देना है एनुअली, जो सालाना इनको पैसा दिया जाता था, उन्होंने देना बंद कर दिया। ठीक है, और इसी टाइम पर, इन्हीं के टाइम पर इन्वेजन ऑफ मराठा, इन्वेजन ऑफ मराठा, टाइम पीरियड ऑफ 1742 1756। ठीक, तो अली वर्दी खान साइंड ट्रिटी, ही साइंड ट्रिटी विथ मराठा, विद मराठा इन 1751। 51 में इन्होंने एक ट्रिटी साइन करी किसके साथ? मराठा के साथ। एंड एग्रीड टू पे एनुअल चौथ, एनुअल चौथ। ठीक, और इन्हीं के समय में एक हमारा जन अफगान अटैक भी हुआ था, अटैक ऑफ अफगान अफगान जनरल मुस्तफा खान, मुस्तफा खान। ठीक, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट इवेंट अली वर्दी खान के टाइम पर हुआ करते थे। अब देखो अली वर्दी खान की 3 बेटियां हुआ करती थी। ठीक है, तो उन 3 बेटियों में से एक बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला। अभी हम इसको आगे जब हम जो बंगाल कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे तब इसकी पूरी डिटेल में हम इसको ट्रेस करेंगे, और ये बंगाल का कॉन्क्वेस्ट हम पिलर 4th में पढ़ेंगे। तो जो जो इस सेकंड पिलर में जो जो पॉइंट में जहां तक छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट जहां पर जरूरत होगी इन 3rd पिलर और 4th पिलर, मैं इनको इन्हीं पॉइंट से वापस से उठाऊंगा। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो अगला नाम आता है आपका सिराज का, सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला। इनका जो टाइम पीरियड है 1756 से 1757। ठीक है, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट आपको देखने को मिलेगा, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी की हम बात करेंगे। ठीक है, विथ ईस्ट इंडिया कंपनी, विथ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इसमें क्या होगा? सिराज डिफीटेड इन द वॉर, सिराज डिफीटेड
इन दिस वॉर। ठीक। और अब ये प्लासी का युद्ध कौन हार गया था? ठीक है, सिराज डिफीटेड इन दी वॉर। और इसके आगे का जब हम जो पोर्शन है वो हम कहाँ देखेंगे? इसके आगे का हम फोर्थ पिलर में देखेंगे। फोर्थ पिलर में देखेंगे दैट इज ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ठीक। देखो क्या होता है कि किसी भी इवेंट को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के फिर उसको कनेक्ट करोगे तो आप ज्यादा समय तक इसको रिटेन कर पाओगे। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब हमारा देखो हमने कौन कौन सा देख लिया अभी हमने, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक। तो हमने क्या बोला? राइज ऑफ रीजनल स्टेट, राइज ऑफ रीजनल स्टेट। राइज ऑफ रीजनल स्टेट में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एक कार्नेटिक देखा, कार्नेटिक जो कि हमने 1710 की बात की गई थी। उसके बाद हमने क्या देखा? बंगाल की बात की गई जो कि हमने कब देखा? 1717 में। अब हमारा जो अगला हमारा हमको जो पढ़ना है CBAH, कार्नेटिक, बंगाल, अवध और हैदराबाद। आज के पार्ट में हमारे यही टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, अवध की बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी अवध की। अवध, अवध, अवध 1722। इसको अपन मैप के माध्यम से आप पहले देख लो। ये है आपका अवध। ठीक, अवध। ये सारे मैप आपको हमारे द ग्राइंड एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। आप वहां से ये सारे डाउनलोड कर सकते हो इफ यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक। अब अवध की बात करें तो अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन, लोकेशन तो सिचुएटेड बिटवीन नॉर्थ बैंक ऑफ, सिचुएटेड बिटवीन द नॉर्थ बैंक ऑफ गंगेस एंड हिमालय, हिमालय। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे नॉर्थ में क्या देखने को? हिमालय देखने को मिल जाएगा, नॉर्थ में हिमालय। ठीक है, यहाँ पर आपके वेस्टर्न साइड पे कन्नौज डिस्ट्रिक्ट तक, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट तक, और यहाँ करमनसा, करमनासा रिवर तक। तो ये हमारा लोकेशन है। अब अवध के बारे में भी बात करें तो ये भी क्या था? मुगलों के टाइम पे एक सूबा हुआ करता था, सूबा हुआ करता था। ठीक है। अब 1722 की घटना है। कब की? 72 की घटना है। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह ने क्या करा था? ये मुगल एम्पायर रहे थे। हमने जैसे कि पहले पिलर में पढ़ा था कि अगर हम डिक्लाइन ऑफ लेटर मुगल में सबसे हमने पहले क्या था? बहादुर शाह देखा था, जहानदार शाह देखा था, फरुखसियार देखा था, रफीउद्दौला देखा था, रफीउद्दर्जात देखा था, और मोहम्मद शाह रंगीला देखा था। रोशन अख्तर इसको हम बोलते हैं। तो रोशन अख्तर ने क्या करा था? ये मोहम्मद शाह ने क्या करा था? शहादत खान को, शहादत खान, शहादत खान को, ठीक है, शहादत खान को क्या बनाया था? को सूबेदार बनाया था, सूबेदार, सूबेदार बनाया था। कहाँ का सूबेदार बनाया था? अवध का सूबेदार बनाया था शहादत खान को। अब इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। फाउंडर की अगर हम बात करें, फाउंडर की बात, तो फाउंडर में आता है शहादत खान का नाम, शहादत खान, शहादत खान का, शहादत खान। कब का हम कब फाउंडेशन मान रहे हैं अवध की? 1722 में। तो बेसिकली हुआ क्या था? इसने इसने जमींदार विद्रोह, जमींदार विद्रोह का, विद्रोह का क्या किया था? विद्रोह का दमन किया था। बेसिकली दमन किया था। मतलब शहादत खान सबड्यू द जमींदार रिबेलियन इन दिस रीजन। और इसी बात से खुश होकर इनको क्या टाइटल दिया गया था? इनको टाइटल दिया गया था बुरहान, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, ये टाइटल दिया गया था।
ठीक है। और इसी समय क्या हुआ था, इसी के टाइम पीरियड में, ठीक है, 1739 में, 1739 की घटना है, इसका इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह क्या था, इन्वेजन हुआ था। और ये इस इन्वेजन में शहादत खान फॉट फ्रॉम द मुगल साइड, ये मुगलों की तरफ से लड़ा था, मुगलों की तरफ से लड़ा था, ठीक है। और इसको ही वॉज टेकन एज प्रिजनर बाय नादिर शाह इन बैटल ऑफ करनाल, बैटल ऑफ करनाल, ठीक। तो ये तुम्हारा अवध का, स्पेशली किसका, शहादत खान का। अब देखो शहादत खान के बाद अगर हम आगे की बात करें तो शहादत खान के बाद अगला जो सक्सेसर हुआ है सफदरजंग, सफदरजंग, सफदरजंग का टाइम पीरियड निकल के आता है 1739 से 54, ये टाइम पीरियड है। और इसके बारे में आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ही एंड हिज सक्सेसर came to be known as नवाब वजीर, ये नवाब के क्या कहलाए, वजीर कहलाए, ठीक। इसके बाद सफदरजंग के बाद जो अगला सक्सेसर आते हैं उनका नाम है सुजा उद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। इनका टाइम पीरियड है आपका 1754 से 1775 का, ठीक। तो इनके टाइम पीरियड में हम यहां पर लिखते हैं बैटल ऑफ पानीपत, इंपॉर्टेंट इवेंट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत अगर इसकी बात करें तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी, 1761 में लड़ी गई थी। बट ही सपोर्टेड एंड ज्वाइंड अहमद शाह अब्दाली, ज्वाइंड अहमद शाह अब्दाली इन द बैटल अगेंस्ट मराठा, ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट यहां होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर 1764 का। देखो हम ये बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर सबको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी भी जो हम स्टेट पढ़ रहे हैं या जो भी सक्सेसर के संदर्भ में पढ़ रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि उसके स्टैक्स उसके स्टैक इस युद्ध में क्या क्या रहे, उस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। तो इसमें ही लॉस्ट टू ईस्ट इंडिया कंपनी इन द वॉर, ठीक। उसके बाद इनका जो अगला सक्सेसर अवध में हम पढ़ते हैं, अगला जो सक्सेसर का नाम आता है वो आता है असफुद्दौला, असफुद्दौला, असफुद्दौला। इनका जो टाइम पीरियड है 1775 से 97, ठीक। यहां पर इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी, कैपिटल शिफ्ट कहां से, फैजाबाद टू लखनऊ, फैजाबाद टू लखनऊ, ठीक। जो लखनऊ का कल्चर है इन्हीं की देन है, जो आपके लखनऊ का कल्चर है, लखनऊ की जो संस्कृति है वो असफुद्दौला की देन है। इन्होंने यहाँ इमाम बाड़ा बनवाया और इन्होंने कुछ लोगों को क्या है पैट्रोनेज दिया, जिसमें नाम आता है आपके मिर्जा रफी सौदा और मीर
गुलाम हसन, मीर गुलाम हसन जी का नाम आता है। तो ये कुछ इनके बारे में था। अब इसके आगे की अवध की कहानी हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन वाले फोर्थ पिलर में देखेंगे। ठीक, तो अवध की बात हो गई। अवध के बाद हमारा जो नेक्स्ट नाम आता है दैट इज हैदराबाद। किसकी बात करेंगे हम अब हम हैदराबाद की बात करेंगे। हैदराबाद की इसके फाउंडेशन ईयर हम क्या बोलते हैं 1724 में हम बात करते हैं। अगर हम इसमें लोकेशन की बात करें, लोकेशन लोकेशन तो बेसिकली हम बात करते हैं इन द डेक्कन रीजन, डेक्कन इन डेक्कन रीजन। ठीक, और अगर हम वर्तमान आज का एरिया की बात करें, कवरिंग कवरिंग प्रेजेंट डे तेलंगाना एंड सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र भी हो जाएगा, कर्नाटक भी हो जाएगा, आंध्रा भी हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद भी मुगलों के टाइम पे क्या हुआ करता था, एक सूबा हुआ करता था। ठीक है, और डेक्कन का सूबेदार किसको बनाया गया था, डेक्कन का सूबेदार जो था, इसमें घटना हुई थी इंपॉर्टेंट 1724 में। 1724 में घटना हुई थी, उसमें मुबारिज खान का नाम आता है, मुबारिज खान का नाम आता है। ठीक है, तो मुबारिज खान को किसने हरा था, निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने बैटल ऑफ सागर खेड़ा, तो बैटल ऑफ सागर खेड़ा में हराया था। और इसी से खुश होकर इसको क्या टाइटल मिला था, इसको टाइटल मिला था निजाम उल मुल्क का। ठीक, तो अगर हम फाउंडर की बात करें, फाउंडर में नाम आता है निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क का नाम आता है निजाम उल मुल्क असफ जा, पूरा नाम ये असफ जहा डायनेस्टी को भी फाउंड किया था इन्होंने 1724। ठीक है, और इनका जो नाम की बात करें, ओरिजिनल नाम था चिन कुलिच खान था, चिन किलिच खान। ठीक, और इनके जो सक्सेसर रहे वो क्या कहलाए, हिज सक्सेसर केम टू नोन एज निजाम ऑफ हैदराबाद। तो ये हमने 4 स्टेट के बारे में बात कर ली। अब अगर हम इसकी समरी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम समरी ऑफ दिस लेक्चर। कौन सा लेक्चर, पिलर सेकंड। और पिलर सेकंड में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 में हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा राइज ऑफ रीजनल स्टेट के बारे में देखा, रीजनल स्टेट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, पहला हमने बोला सक्सेसर स्टेट, फिर हमने बोला इंडिपेंडेंट स्टेट, और हमने कहा न्यूली क्रिएटेड स्टेट। सक्सेसर स्टेट में हमने किस किस का नाम रखा, कर्नाटक का रखा, कर्नाटक, बंगाल, अवध और हैदराबाद। ठीक, फिर अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसा, मैसूर हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और न्यूली क्रिएटेड स्टेट में हम पढ़ेंगे मराठा पढ़ेंगे, सिख पढ़ेंगे और जाट पढ़ेंगे। ठीक, तो हमने रीजनल स्टेट में सक्सेसर, हम सबसे पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, सक्सेसर स्टेट में हमने सबसे पहले कौन सा देखा, कार्नेटिक देखा। कार्नेटिक की फाउंडेशन कब रखी थी, 1710 में रखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, सदाउल्ला खान के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कौन सी बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल का फाउंडेशन कब रखा गया, 1717 में रखा गया, किसके द्वारा, मुर्शिद कुली खान के द्वारा रखा गया। उसके बाद हमने बात करते हैं अवध की बात करते हैं। अवध का फाउंडेशन कब रखा गया, 1722 में रखा गया, किसके द्वारा, शहादत खान के द्वारा। और हैदराबाद का हमने बोला हैदराबाद 1724 में। ठीक है, किसके द्वारा, निजामुल मुल्क के द्वारा। तो इस सक्सेसर स्टेट को याद रखने के लिए हमने क्या बोला, CBAH। तो ये आपको 4 नाम याद रखना है। अगले लेक्चर में, अगले इसके पार्ट में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इंडिपेंडेंट स्टेट और न्यूली क्रिएटेड स्टेट। इसके हम लगभग 2-3 पार्ट और आएंगे। आप इसको बिल्कुल ध्यान से कंसेप्चुअली सुनते हुए चलना, फिर बाद में हम सारी पिक्चर को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो आपको ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी काम आएगा। और इसको कहानी जैसे सुन लोगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इस चीजों को याद रखना। तो थैंक यू वेरी मच।
ठीक है। और जो भी अगर आपको इसमें मैप वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, आप ये द ग्राइंड एकेडमी TGA के टेलीग्राम ग्रुप में जाके ले सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल को द ग्राइंड एकेडमी, इसको क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आप कोई और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं और कोई सब्जेक्ट की सीरीज चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं कि आपको आगे कौन से सब्जेक्ट पर सीरीज चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।